Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हमारे जीवन का आधार है हमारा खाना। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं से तो बनता है ये खाना। और खाने के इतिहास की दास्तान का अगला अध्याय है मंदिरों की भूमि तमिलनाडु, जहां अलग अलग समुदाय आकर बसे और इसलिए अलग अलग स्वाद यहां आकर मिले। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ कई राजवंशों ने अपना प्रभाव छोड़ा, जैसे कि चेरा और पल्लव। और इनके बाद यहाँ मदुरई और मराठा नायकों ने शासन किया। मगर एक राजवंश जिसका प्रभाव यहाँ सबसे ज्यादा था, वो थे चोला, जिन्होंने 300 ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक तंजौर को अपना गढ़ बनाया और दक्षिण भारत से बंगाल तक अपना साम्राज्य फैलाया। इसीलिए तंजौर को पहले चोला मंडलम के नाम से भी जाना जाता था। जब हम चोला मंडलम की बात करें, तंजौर और कावेरी डेल्टा के बारे में सोचे तो अपने आप ये तमिलनाडु के राइस बोल के रूप में उभर के आता है। आज भी एक कहावत है, श्रोये नाड शोरू देते, यानी कि चोला साम्राज्य में खाने की भरमार है। और एक कवि ने तो काफी शायराना अंदाज में कहा कि चोला राज्य को खाने की क्या परवाह, ये जमीन तो इतनी उपजाऊ है कि खेतों में सिर्फ चलने से ही यहाँ सिंचाई हो जाती है, तो भला हल की क्या जरूरत। तो आप सोच सकते हैं कि कावेरी डेल्टा कितना उपजाऊ है और चोला राजवंश ने इसका भरपूर फायदा उठाया। तंजौर को पहले तंजाउर के नाम से जाना जाता था और ये नाम पड़ा 2 शब्दों की संधि से। तंजम माने माइग्रेशन और वुर माने जगह। सदियों से लोग तंजाउर आ बसते हैं चावल की खेती के लोभ में। जहां भारत के बाकी हिस्सों में सैकड़ों सल्तनत उभर कर खाक भी हो गए, चोला साम्राज्य कावेरी से निकलती नहरों की तरह दक्षिण भारत में फैल यहां समृद्धि और शांति का स्तंभ बना रहा। और इस विशाल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे यहां पे उगने वाले चावल के दाने। चोला साम्राज्य की एक चीज जो उनकी शोहरत और सफलता का राज थी, वो था उनका कावेरी नदी का सूझबूझ से इस्तेमाल। अनाज को कहाँ रखना था, किन बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाना था, कब पहुंचाना था, ये सब कावेरी नदी और उसकी नहरों पे निर्भर था। और चोला राजाओं को इसकी अच्छी समझ थी। Distribution for grains once they were harvested to whence they were consumed was very precise. चोला आज भले यहां राज ना करते हों, मगर कावेरी नदी आज भी यहां के लोगों को जीवन का अमृत प्रदान करती है। और इसी नदी के पानी से सिंचाई होती है यहां फैले धान के खेतों की, जो हरी मखमली चादर की तरह बिछी है यहां की जमीन पर। तंजौर के आसपास का 60% हिस्सा धान के खेतों से ढका है और यहां करीब 27 अलग अलग किस्म के चावल की खेती होती है।
माना जाता है कि विश्व में चावल की खेती सबसे पहले चाइना में हुई थी, आज से कुछ 13,000 साल पहले। और हिंदुस्तान में चावल का पहला वर्णन मिलता है यजुर्वेद में, जिसकी रचना 1500 से 800 ईसा पूर्व की मानी जाती है। मगर हाल फिलहाल में किए गए निरीक्षण से पता चला कि चावल जैसी एक पौध मध्य भारत में आज से 3.5 करोड़ साल पहले पाई जाती थी। है ना कमाल की बात। दक्षिण भारत में व्यापार और खाने का एक महत्वपूर्ण अंग है यहां उगने वाले ये चावल। जितने प्रकार का चावल है उतने ही प्रकार से इसे बनाया भी जाता है। साधारण उबले हुए चावल के अलावा गुड़ के चावल, लेमन राइस, इमली के चावल, दही चावल और यहाँ के सबसे पुराने पकवानों में से एक पायसम, जो बनता है चावल, दूध और गुड़ से। पायसम का सबसे पहला उल्लेख मिलता है 400 ईसा पूर्व के बुद्धिस्ट और जैन ग्रंथों में। पिछले 2500 सालों से इसे बनाने की विधि में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। अगर कोई खास दिन हो तो हम पायसम खाते हैं, क्योंकि ये मीठा होता है। इससे हमारे मुंह में लार ज्यादा बनती है, जो खाना हजम करने के लिए जरूरी है। तो देख लीजिए, हर चीज के पीछे एक मतलब है, एक वजह है। और पायसम जितनी ही पुरानी डिश है पोंगल, जो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसे यहाँ का न्यू ईयर भी माना जाता है। इस दिन विधि अनुसार एक भगोने में चावल को उबाला जाता है और उबाल से पहले घर के सदस्य पोंगल शब्द का उच्चारण करते हैं। तमिल में पोंगु का मतलब होता है उबालना। पोंगल 4 प्रकार का होता है। सकराई पोंगल, जो गुड़ से बनता है। विन यानी सफेद पोंगल, जो यहां नाश्ते में खाया जाता है। और मिलागु पोंगल, जिसे काली मिर्च और मूंग दाल में बनाया जाता है। और पूली पोंगल, जो इमली से बनता है। इस त्योहार और डिश का वर्णन हमें करीब 2500 साल पुराने संगम लिटरेचर में भी मिलता है। धर्म, समाज और कला का केंद्र हैं तंजौर के मंदिर। यहाँ का संगीत सुन, वास्तुकला और आरती के भव्य स्वरूप को देख बीते हुए समय की खुशबू आती है। प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ एक प्रार्थना स्थल नहीं थे, ये एक सामाजिक केंद्र थे जहां कला, संगीत और साहित्य पनपता था। राजा और प्रजा को जोड़ने की कड़ी हुआ करते थे मंदिर। Kovil is what a temple is called in Tamil. तमिल में मंदिर को कोविल कहते हैं और इस नाम का भगवान से सीधा संबंध नहीं है। को का मतलब होता है राजा और इलम माने घर। तो अगर आप देखें, कोविल का असली मतलब है राजा का घर, ना कि भगवान का घर। पल्लव और चोला के समय मंदिर और राजा के बीच दिया और बाती जैसे संबंध थे, जिससे दोनों का फायदा हुआ। जहां तक बात रही खाने की, तो जैसा भोग और प्रसाद मंदिर में बनाया जाता था, उसी तरह का खाना राजमहल में भी बनता था। डोसा, इडली, उत्तपम, ये सारी चीजें मंदिर के साथ साथ महलों में भी परोसी जाती थी। और अगर हम श्री रंगम मंदिर को देखें, तो इंस्क्रिप्शन से ये पता चलता है कि खाना कैसे परोसा जाएगा। प्रसाद के साथ एक जुलूस निकलता था, जिसमें गाना बजाना भी होता था, और प्रसाद के थालों को सर के ऊपर उठा के ले जाया जाता था। हम कह सकते हैं कि उस समय महल में भी खाना ऐसे ही परोसा गया होगा। इसीलिए मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद और राजाओं के खाने की जब बात करें, तो भक्ति लिटरेचर के साथ साथ मंदिरों की इंस्क्रिप्शंस का जिक्र करना भी जरूरी है। यहां हुई कारीगरी और इंस्क्रिप्शंस को देख ये पता चलता है कि इन मंदिरों को बनाने में कितने कारीगर लगे, यहाँ कितने पुजारी और रसोइये काम करते थे, रोज कितना चावल और घी लगता था और कितना प्रसाद बनाया जाता था। मंदिरों में प्रसाद देने की परंपरा के पीछे भी एक वजह थी।
भगवान को चढ़ाया गया भोग पवित्र तो होता ही है, मगर ये उन लोगों का पेट भी भरता है जो अपने लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। तंजौर के ब्राह्मण समाईकरण जो इन मंदिरों में प्रसाद का भोग बनाते हैं, आज भी पुरानी रेसिपीज को जिंदा रख यहाँ की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं। दक्षिण भारत का टेम्पल फूड सदैव से घी, दूध और चावल से बनता आ रहा है, मगर पिछली कुछ सदियों से इनमें तली हुई मिठाइयां भी शामिल हुई। तमिल ब्राह्मण घरों में सूरज नहीं उगता जब तक डिग्री कॉफी की महक रसोई से सारे घर में ना फैले। Especially in Brahmin houses. खास तौर पर ब्राह्मण घरों में दिन की शुरुआत कॉफी से की जाती है। हमारी कुंभकोणम डिग्री कॉफी काफी मशहूर है और ये एक रिवाज सा बन गया है कि जो भी चेन्नई जाता है अपने साथ कॉफी जरूर लाता है। हमारे परिवार में मेरी माँ और नानी का एक खास नुस्खा है कॉफी को एक खास नाप में मिलाने का। काफी बारीकी से ध्यान देना पड़ता है कॉफी के रंग पे। हम कॉफी सीड्स को स्टोर करते हैं और रोज सुबह इनका पाउडर बनाते हैं। कॉफी का पहला और दूसरा डिकॉक्शन अच्छा होता है, तीसरा नहीं। हम लोग सेकंड डिकॉक्शन के आधे हिस्से को ताजे उबले हुए दूध और चीनी में मिलाते हैं। आजकल लोग बहुत नखरे करते हैं, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच बिना चीनी। पहले ऐसा नहीं था, इसे बनाने का एक ही तरीका था, 1 स्टैंडर्ड। बिना चीनी और कम चीनी का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम लोग पेट भर खाते हैं। हेल्थ तो अच्छी रहती है अगर आप ठीक से खाओ। जब मेरी नानी 72 साल की थी ना, तभी भी उनके सारे दांत असली थे। When she was 70, even 72, her teeth were intact. तमिलनाडु के खाने में करी लीव्स, जिसे यहाँ करवे पल्ली के नाम से जानते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। पुराने तमिल शास्त्र में एक ऐसी डिश का जिक्र मिलता है जो अनार को मक्खन और करी लीव्स के साथ मिलाने से बनती थी। और इसके अलावा सरसों के बीज और इमली भी यहाँ के खाने का एक अटूट अंग है। और ये सारा खाना सजता है केले के पत्तों पर, जो यहाँ हजारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। The very first thing is big banana leaf. Banana और जो leaf should be सबसे very पहली चीज है हमारे खाने में, वो है एक बड़ा केले का पत्ता। good food start. तंजौर में ये केले का पत्ता काफी बड़ा होता है। And we have certain places हमारे खाने की शुरुआत इसी से होती है rules. और खाना परोसने के भी कड़े नियम हैं। ये सब्जी यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, वगैरह वगैरह। Pasta should be here. परोसने की शुरुआत होती है पायसम से। पायसम यहाँ होगा, पचरी यहाँ होगी और चावल बीच में होगा। Green is good for our health. हरे पत्ते पे खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गरम गरम खाना अगर हरे पत्ते पे परोसा जाए तो खाने के विटामिन बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये पत्ते इको फ्रेंडली हैं। खाते समय सबसे पहला निवाला चावल और घी के साथ मिला के खाया जाता है, क्योंकि ये गले को चिकना रखता है ताकि खाना निगला जा सके। It is a lubricant. हम लोग काफी मेहमान नवाज हैं, काफी कुछ बनाते हैं Very proud. और इस बात का हमें गर्व भी है। हर घर में कुछ न कुछ खास बनाया जाता है। Every group have that. अगर आप बिना बताए भी हमारे घर आए तो हम आपको खाना पेट भर खिला सकते हैं। चाहे एक दावत जैसा ना हो, पर कम से कम दही जरूर होगा, सांभर होगा, चावल जरूर होगा। और किसी भी समय हमारे यहाँ खाना हमेशा होता ही है, कम से कम 4 जनों को खिलाने के लिए, हमारे खुद के खाने के बाद भी।
तमिलनाडु के खाने की खास बात है कि इसमें इतने प्रकार के पकवान हैं जो सारे देश में प्रसिद्ध है। इतनी लंबी लिस्ट है चूज करने के लिए, और शायद ही किसी और प्रदेश में इतना अच्छा टिफिन हो। यहाँ इडली है, डोसा है, पूरी, पलेया, इडियप्पम, चटनी, सांबार और कई और तरह की डिश है। दक्षिण भारत की दो डिश जो अपने सादेपन और सरलता की वजह से सारे भारत में प्रसिद्ध हुई, वो हैं इडली और डोसा। दिल्ली में ढाबा हो या मुंबई के लोकल स्टेशन का स्टॉल, आपको खाने में इडली हर जगह मिलती है। इडली से तो हम सभी वाकिफ हैं। और क्या आपको पता है कि इस इडली का जिक्र 928 एडी के ग्रंथ में हमें मिलता है, और अप्पम और इडियप्पम 5th सेंचुरी से बनाई जा रही है। इसी तरह हमारी बाकी डिशेस भी काफी पुरानी और काफी मशहूर है। तमिलनाडु में बनने वाली कांचीपुरम इडली में डलता है जीरा, काली मिर्च, दही और हींग। इस इडली का यहाँ प्रसाद की तरह भोग चढ़ाया जाता है। इडली के साथ साथ डोसा की बात करें तो काफी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के मेनू में ये दोनों आपको अगल बगल बैठे मिलेंगे। डोसा बनता है चावल और उड़द दाल के पेस्ट को फर्मेंट करने से। 6ठी शताब्दी के संगम लिटरेचर में डोसा का जिक्र मिलता है। तमिलनाडु में मिलने वाला डोसा कर्नाटक के पेपर थिन डोसा से थोड़ा छोटा और मोटा होता है। अगर आपको लगता है कि तमिलनाडु का खाना सिर्फ वेजिटेरियन इडली, डोसा और सांभर में ही सीमित है, तो आप उतने ही गलत हैं जितने वो लोग थे जो सोचते थे कि सूरज धरती की परिक्रमा करता है। तंजौर के बाजारों में घूमें तो सी फूड का ऐसा मेला नजर आता है कि आप चौंक जाएंगे। और इन सब के यहां आने का कारण है एक गुप्त पैगाम और एक घमासान युद्ध। दक्षिण भारत, सन 1673। तंजौर के आसमान में जंग के काले बादल घुमड़ रहे थे। मदुरई के नायक ने तंजौर को अपनी जागीर बनाने की ठान ली थी। सहमे हुए तंजौर के दरबारियों ने मदद के लिए मराठों की ओर देखा और शिवाजी के भाई वेंको जी को एक गुप्त पैगाम भिजवाया। वेंको जी ने खुद तलवार उठाने की ठानी और अपनी सेना के साथ तंजौर की मदद के लिए कूच कर गए। ब्राह्मण और चट्टियारों की भूमि तंजौर का इतिहास बस बदलने ही वाला था। मराठा लश्कर के साथ आई उनके खाने की रूह और उसका स्वाद। तंजौर कुछ ऐसा पसंद आया वेंको जी को कि वो यहीं बस गए और उन्होंने तंजौर के मराठा साम्राज्य की नींव रखी। माना जाता है वेंको जी अपने साथ कुछ खाद्य सामग्री नहीं लाए, मगर उन्होंने यहाँ की संस्कृति और रहन सहन को अपनी मराठी संस्कृति की तरह ढाला। मंदिरों का शहर तंजौर तेजी से बदल रहा था और साथ ही यहाँ के खाने का स्वाद। मराठों का मसालों और गोश्त का जुनून घुलने लगा तंजौर की कढ़ाइयों में। तंजौर की रसोइयों में तमिल और मराठा खाने की एक ऐसी जुगलबंदी हुई जिससे एक बिल्कुल ही अलग प्रकार का खाना उभरा। तंजौर ने अपने चोला इतिहास को पीछे छोड़ मराठा तहजीब को गले लगाया और यहीं से शुरू हुआ दक्षिण भारत के खाने के इतिहास का एक नया अध्याय। तंजौर का खाना जो अब तक चावल के इर्द गिर्द फेरे लेता था, वेंको जी के आने से उसका लगन हुआ मराठी पकवानों से और इस योनि से जन्म हुआ तंजौर के मराठा कुजीन का, जो असली मराठी खाने से थोड़ा हटकर है।
आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस चटनी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ये महाराष्ट्र से ही यहाँ आया था। तमिल में इसे तुवियल अरप्पु कहते थे, मगर इस शब्द का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसकी तरह काफ़ी और शब्द मराठाओं के साथ आए यहाँ के खाने में। And like that, the Marathas brought a lot of words in food preparation. What made it even more interesting was the number of तमिलनाडु के लिए जो सबसे अच्छी बात रही वो ये थी कि जहाँ से भी लोग यहाँ आके बसे वो अपने साथ अपना कल्चर लाए और यहाँ के लोकल्स के साथ काफ़ी अच्छी तरह घुले मिले और इसी वजह से एक नए हाइब्रिड कल्चर का जन्म हुआ। hybrids out of this as well. और इस संधि से जन्म हुआ सुंती और केसरी मांस का, जो तंजावुर के सबसे प्रसिद्ध नॉनवेज डिशेस के रूप में हमारे सामने आती हैं। ये सुंती फ्राइड मीट बॉल्स की तरह होती हैं जो विश्व भर में मशहूर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ी मसालेदार होती हैं और इन्हें केले के पत्ते से बनी रस्सी से बांधा जाता है। तंजावुर में सुंती जो मीट से बनती है ये काफी प्रसिद्ध है और इसे यहाँ के लोग कय्यरकटी गोला भी कहते हैं। केसरी मांस में भी खीमे के बने मीट बॉल डलते हैं और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और काजू भी इसमें डलते हैं। केसरी मांस यहाँ काफ़ी फेमस है। முந்திரி பருப்பை வறுத்து போட்டுடுவோம், அவ்வளோதான். அதுதான் ரொம்ப அது ஃபேமஸ், அதான் செய்வாங்க. ऐसी ही एक और डिश है बीरल फिश, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्च और नारियल डलता है और फिर हम इसे तेल में तलते हैं। इसमें कुछ और नहीं डलता। Another one is fish sambar. Fish sambar. एक और डिश है फिश सांभर जो सिर्फ तंजौर के मराठा फूड का हिस्सा है। इसे बनाने के लिए फिश को दाल में पकाया जाता है और इसमें जिस फिश का इस्तेमाल होता है वो भी खास है, जिसे तमिल में किलिती मील और मराठी में कटारना कहते हैं। In Marathi. ये पकवान चाहे भले ही मराठी हों, मगर तंजौर में इन्हें पारंपरिक तरह से केले के पत्ते पर ही परोसा जाता है। जितना मशहूर यहां मराठी खाना हुआ, उतनी ही बारीकी और मेहनत से इसे संरक्षित भी किया गया सरस्वती महल लाइब्रेरी में। By around the 18th century, 1769 में तंजौर में मराठा नायक के शासन की शुरुआत हुई और तब से अंग्रेजों के आने तक खाने का इतिहास आपको मंदिरों की दीवारों या भक्ति लिटरेचर में नहीं मिलेगा, बल्कि ये सब कागज के पन्नों में दर्ज है और इसका ज्यादातर हिस्सा तंजौर की सरस्वती महल लाइब्रेरी में है। और इन डॉक्यूमेंट से हमें विस्तार में पता चलता है कि उस समय के आम आदमी क्या खाते थे और इन चीजों के भाव क्या थे। सरस्वती महल में काफी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मराठा शासन के बारे में हमें बताते हैं। the daily records of administration of the Maratha period as well. This Modi is a type मूडी of मराठा भाषा की एक शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट है जिसे मराठा राजाओं ने 1676 से इस्तेमाल करना शुरू किया। This is a shortened script used for the Marathi language. ये मूडी डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे कलम को कागज से उठाए बिना। जरा सोचिए कितना मुश्किल होता होगा इसे लिखना, हाँ? In the 18th century, Tanjore food, especially that in the palace, was absolutely must have been eclectic. 18वीं सदी में तंजौर के महल में बनने वाला खाना काफी बेशुमार होता होगा। मराठों के समय में शराब भी काफी मशहूर थी। मराठा शासन महल और खानों से चलाया जाता था, जो आज के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के बराबर है। तो उस समय हर चीज का एक डिपार्टमेंट होता था, चाहे वो जमीन हो, जेवर, टैक्सेस, घोड़े, हाथी। ऐसा ही एक डिपार्टमेंट था शराब खाना, जो आज के लाइसेंस शॉप्स की तरह शराब बेचता था।
साथ ही शरबत खाने में कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती थी। इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग शरबत के काफी शौकीन थे। और जो सबसे मजेदार बात हमें मूडी डॉक्यूमेंट से पता चलती है वो है उस समय की चीजों के भाव। भारत में ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपको 18वीं सदी में मिलने वाली चीजों के भाव कहीं लिखे मिलेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसे काफी बारीकी से लिखा गया है। 1843 में 100 केले 25 पैसे के आते थे और 1769 में 10 ग्लास दूध माने 3 लीटर दूध 32 पैसे का मिलता था, जो उस समय का एक पानम होता था। और 1811 में 3 लीटर मदिरा 6 पानम की आती थी, जो आज के ₹2.56 के बराबर है। तो इस हिसाब से ये लिस्ट बनी हुई थी, जिससे हमें ये सब पता चलता है। ये मूडी डॉक्यूमेंट्स आज हमारे लिए उपलब्ध नहीं होते अगर बैंको जी के वंशज सर्फो जी इन्हें संरक्षित ना करते। सर्फो जी की काफ़ी चीज़ों में दूरदृष्टि थी और उन्होंने कई चीज़ों का इजाद किया। उन्होंने मराठी भाषा और यहाँ के लोगों के कल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया और फिर बाद में उन्होंने पाकशास्त्र की रचना की, जिसमें खाना बनाने की विधि का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें खाने की सामग्री के बारे में पता चलता है। book also they classified different types of food materials. In palace there was महल में 3 किचन थे। पहला था वेजिटेरियन किचन, दूसरा नॉन वेजिटेरियन और जो तीसरा था वो था यूरोपियन किचन। पाक शास्त्र में एक ऐसा किस्सा मिलता है जो आपको अचंभित कर देगा। सांभर, जो दक्षिण भारत के खाने का एक अटूट अंग है, उसका इजाद मराठों ने किया, ना कि तमिलनाडु के लोगों ने। हमारे पुराने ग्रंथ और किताबों में सांभर का जिक्र नहीं मिलता, मगर एक ऐसी दाल है परिप्पु कुलम्बु, पर इस सांभर में सब्जियां और एक अलग मसाला डलता था। Some vegetable and different type of masala. सांभर के इजाद से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब इनमें कौन सी सही है, ये तो भला सिर्फ इसे बनाने वाला ही जाने। एक कहानी के मुताबिक शिवाजी के बेटे सांभाजी जब अपने चाचा वेंको जी से मिलने तांजौर आए तो उनके आदर में आमटी जैसी एक डिश का नाम सांभर पड़ा। दूसरे किस्से के अनुसार मराठा नायक सांभोजी खाने के काफी शौकीन थे और खुद खाना पकाना भी पसंद करते थे। एक दिन उनका आमटी खाने का मन हुआ, जो महाराष्ट्र से लाए कोकम से बनती है। मगर जब उन्होंने आमटी बनाना शुरू किया तो पता चला कि रसोई में कोकम खत्म। तब एक रसोइये के सुझाव से उन्होंने कोकम की जगह करी में इमली डाली, जिसके प्रयोग से आमटी का स्वाद और भी निखर आया। तब से इस डिश को लोग सांभर के नाम से जानते हैं। और इस सांभर में जादू करने वाली इमली, जिसे टैमरिंड कहते हैं, वो भारत की अपनी पैदाइश है। अरब से आए व्यापारी इसे तमर उल हिंद यानी डेट ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते थे। 1228 में जब मार्को पोलो का पहली बार तमर उल हिंद से पाला पड़ा तो उन्होंने इसे टैमरिंड का नाम दे दिया और तमिलनाडु के पुराने ग्रंथ और कविताओं में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। तमिलनाडु के खाने का इतिहास सिर्फ यहाँ के मंदिरों की दीवारों और लाइब्रेरी में रखे पोथों में नहीं, बल्कि यहाँ के शहरों में जीता जागता देखा जा सकता है। एक शहर ऐसा भी है जो पूरे तमिलनाडु के इतिहास का सूक्ष्म स्वरूप है। तमिलनाडु के इतिहास को अच्छी तरह समझने का जरिया है पुडुकोट्टई का इतिहास। तमिलनाडु में जितने भी महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया, किसी न किसी समय या तो उन्होंने पुडुकोट्टई पे भी राज करा या यहाँ जंग लड़ी।
और खाना हमेशा से एक जगह के आसपास के वातावरण पे निर्भर रहा है। तमिलनाडु को 5 तरह की जमीन में बांट सकते हैं। कुरुंजी, जो पहाड़ी इलाका हुआ, मुलई मतलब जंगल, तीसरा है मरुधल यानी वो जगह जहाँ खेती बाड़ी होती है, नैदल जो समुद्री इलाका है, और पालई मतलब बंजर रेगिस्तान। मगर ये सहारा या थार जैसा रेगिस्तान नहीं है। जब भी इनमें से किसी 4 जगह लगातार सूखा पड़े तो वो पालई माना जाता है, और इन 5 में से पुडुकोट्टई को हम पालई कह सकते हैं। चाहे वो असली रेगिस्तान हो या सूखे से जूझता कोई प्रदेश, जब धरती खाना देने से इनकार कर दे तो सिर्फ इंसान की बुद्धि और हुनर ही उसका पेट भर सकता है। इसलिए राजस्थान में रहने वाले मारवाड़ियों की ही तरह पुदुकोट्टई के लोगों ने भी खाने को सुखा के उसका अचार बनाया। बहुत सी सब्जियां जो यहाँ प्रचलित हैं, जैसे बैंगन, छोटी बीन्स, बड़ी बीन्स और फलियों को साल भर सुखाया जाता है, और मीट को भी साल भर सुखाया जाता है। Dried it for the whole year, and the meat is dried throughout the year. इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी यहाँ का एक समुदाय ऐसा है जिसकी कुजीन को सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुई। पुदुकोट्टई के खाने पर और भी कई खानों का प्रभाव पड़ा, जैसे कि चेट्टिनाड खाना। चेट्टिनाड खाना लगभग 1500 साल से यहाँ मौजूद है। 1500 years in this area. The Chettinad influence on Pudukkottai cuisine was very evident because चेट्टिनाड खाने का प्रभाव पुदुकोट्टई के खाने पर पड़ा, क्योंकि हमारे चारों ओर चेट्टिनाड गांव बसे हुए हैं और सारे रसोइये वहीं से आते हैं। जो भी वो जानते हैं वैसे ही रसोइयों में पकाते हैं। इसीलिए हमारे मेन्यूज में चेट्टिनाड कुजीन बहुत जानी मानी डिश है। prominent thing on our menus. चेट्टिनाड कुजीन जानी जाती है अपने खुशबूदार मसालों के लिए, और आमतौर पे सब लोग मसालेदार खाने को तीखा खाना समझ बैठते हैं, जो गलत है। जैसे अंग्रेजी में हॉट और स्पाइसी में फर्क होता है, वैसे ही मसालेदार खाना तीखे खाने से थोड़ा हटके होता है। हमारे खाने की पहचान है हमारे मसाले। हम काली मिर्च और सूखे धनिए का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारा खाना इतना मसालेदार नहीं जितना कि इसे माना जाता है, जबकि दूसरी कुजीन बहुत ज़्यादा मसालेदार होते हैं। अगर आप लें मैंगलोरियन, कर्नाटका या आंध्रा का खाना तो ये काफ़ी मसालेदार होते हैं। पुदुकोट्टई में खेती करना असंभव के समान था, इसीलिए चेट्टिनाड कुजीन में मांस का प्रयोग भरपूर तौर पे होता है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग पेशे से व्यापारी थे, जो बर्मा, इंडोनेशिया और श्रीलंका जाके व्यापार करते, और जब ये लोग घर वापस आते तो अपने साथ बाहर मुल्कों के मसाले और रेसिपीज साथ लाते। मगर चेट्टियार हमेशा से पुदुकोट्टई में नहीं रहते थे, और अगर एक भीषण सुनामी ना आती तो पुदुकोट्टई के लोग शायद चेट्टिनाड खाने से अछूते रह जाते। The Chettiars came from चेट्टियार यहाँ आए थे कावेरी पूपट्टनम से, जो कावेरी डेल्टा में है। असल में ये लोग नमक के व्यापारी थे, जो साउथ एशिया के साथ जेम्स और नमक का व्यापार करते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ काफ़ी समय पहले एक सुनामी आई थी और उन्हें कावेरी पूपट्टनम छोड़ के जाना पड़ा, और फिर एक पांड्या राजा ने इन्हें यहीं बसने को कहा। एक दूसरी कहानी यह भी है कि वो कांचीपुरम से आए थे और एक चोला राजा के अत्याचार की वजह से उन्हें कांचीपुरम छोड़ के जाना पड़ा, और फिर एक पांड्या राजा ने उन्हें यहाँ बसने को कहा। drove them away and the Pandya king offered them this region. अब चाहे इनमें से कोई भी कहानी सही हो, चेट्टियारों के यहाँ बसने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ तमिलनाडु के राजाओं को, जिन्हें निपुण मुंशी और मजे हुए रसोइये मिले। इन लोगों के कई खाने जैसे चेट्टिनाड चिकन और मैंगो पचरी
आज पूरे देश में मशहूर हैं। मैंगो पचरी को बनाया जाता है आधे पके और आधे कच्चे आमों से, ना कि पूरे पके आमों से, और इसे गुड़ के साथ बनाया जाता है मोलासिस की विधि से। चेट्टीनाड में मैंगो पचरी त्योहारों पे बनाई जाती है। जिस तरह से चट्टियारों के आगमन से यहाँ का खाना बदला, उसी प्रकार अंग्रेजों ने जब भारत में घुसपैठ की तो यहाँ के पकवानों में भी बदलाव आया। अंग्रेजों के आने से पुदुकोट्टई की किस्मत बदल गई और साथ ही यहाँ के खाने की भी, जो अब अंग्रेजी बर्तनों में परोसा जाने लगा। पुदुकोट्टई अंग्रेजों का पसंदीदा राज्य था। कहा जा सकता है कि ये अंग्रेजों की दक्षिण भारत की राजधानी थी। इस वजह से यहाँ काफ़ी एंग्लो इंडियन खाना देखने को मिलता है, जो यहाँ के राजाओं को भी पसंद था। ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो उन्हें अपने घर के सूप की काफ़ी याद आती थी, क्योंकि वो लोग डिनर से पहले सूप पिया करते थे। फिर उन्होंने यहाँ के लोकल कुक से सूप बनवाना शुरू किया। ब्रिटिश काल में कई रूहानी डिशेस का जन्म हुआ, जैसे डाक बंगला करी, रेलवे मटन करी और ग्रैंडमास कंट्री कैप्टन, डेविल करी। ये सभी डिशेस के नाम भारत के उस समय के इतिहास के साथ गहराई से जुड़े हैं। भारत की सबसे सरल और प्रसिद्ध डिश खिचड़ी के ऐसे दीवाने हुए अंग्रेज कि वो इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए और उसका अंग्रेजी नामकरण कर उसे केजरी बुलाने लगे। क्वीन विक्टोरिया के शासन में ये एक प्रचलित ब्रेकफास्ट डिश थी। और सिर्फ खिचड़ी ही नहीं, कई और ऐसी डिशेस थीं जिनके नामों, सामग्री और बनाने की विधि में अंग्रेजों के साथ अदला बदली हुई। रोज दोपहर को हर एंग्लो इंडियन घर में मटन करी बनती थी, उबले हुए चावलों के साथ, और साथ ही एक सब्जियों की डिश बनती थी जिसका नाम है फुगात। फुगात का मतलब होता है स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। तमिल में हम इसे पोरियल कहते हैं। तमिल घरों में पोरियल लोकल सब्जियों के साथ बनाया जाता था और एंग्लो इंडियन घरों में इंग्लिश पोरियल अंग्रेजी सब्जियों से बनता था। मगर मजे की बात यह है कि कुछ समय बाद इस परंपरा में अदला बदली हो गई। हिंदुस्तानी घरों में बनने वाला फुगात, उसमें अंग्रेजी सब्जियों का इस्तेमाल होने लगा और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी सब्जियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो ऐसे करके एक संगम हुआ यहाँ के खाने में। घिया, तोरी, गाजर, मूली, शकरकंद और बैंगन ऐसी सब्जियां हैं जो भारत की अपनी हैं और सदैव से यहीं पाई जाती रही हैं। मगर कई सब्जियां जो आज काफी मशहूर हैं, हिंदुस्तानी खाने का अटूट हिस्सा हैं, जैसे कि ब्रोकली, गोभी, यहाँ तक कि टमाटर और आलू भी। ये सब भारत की अपनी सब्जियां नहीं हैं। इन्हें यहाँ ले आए पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रेंच। और बात रही यहाँ के तोंडईमन राजाओं की, तो उन्होंने खाना बनाने के साथ साथ उसे परोसने और खाना खाने के तरीके भले ही अंग्रेजों से उधार लिए, पर केले के पत्ते ने उनके खाने में अपनी जगह बनाए रखी। अंग्रेजों के शासन में भारत के कई राजघरानों में हिंदुस्तानी बटलर और स्टीवर्ड्स का एक ऐसा समुदाय उभरा जो कलकत्ता से अंग्रेजी अदबो तहजीब सीख अपने राजाओं की खिदमत करता जब उनके अंग्रेजी मेहमान आते। मगर अंग्रेजों के जाने के बाद ये बटलर और ये परंपरा धीमे धीमे खत्म हो गई।
बटलर्स भले ही आज यहां ना होते हों, मगर अंग्रेजी खाना और उसे बनाने के तरीके आज भी कायम हैं। पुदुकोट्टई का राजघराना उन राजघरानों में से एक है जिस पे अंग्रेजी तहजीब का सबसे ज्यादा असर पड़ा। और क्योंकि पुदुकोट्टई के राजाओं और अंग्रेजों के बीच शांतिपूर्ण संबंध थे, अक्सर उनके जनरल और अफसर इकट्ठे शिकार पर निकलते। पुराने दिनों में राजाओं का सबसे पसंदीदा शौक था शिकार। उस समय काफी राजा अंग्रेजों के साथ शिकार पर जाते थे। अंग्रेजों से पहले शिकार किया जाता था भालों, देसी बंदूक और तमंचों से, और अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ आधुनिक हथियार आ गए जिससे शिकार किया गया। मगर जब वाइल्ड लाइफ एक्ट आया तब ये सब खत्म हो गया। हमने उससे पहले काफी शिकार किया और काफी शिकार का खाना बनाया जाता था। सुअर, तीतर, बटेर, खरगोश ये सब खाए जाते थे। मुझे याद है जब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन पुदुकोट्टई आए तब उन्होंने खरगोश चखा और उन्हें ये काफी अच्छा लगा। खरगोश शुरू से राजाओं का पसंदीदा गेम फूड रहा है। पुराने तमिल लिटरेचर से हमें पता चलता है कि यहाँ के राजा अपने पसंदीदा कवियों को खरगोश और रागी से बनी एक डिश की दावत देते। बात रही अंग्रेजों की, तो वो जंगली खरगोश पकड़ते, कुछ दिनों तक उसे खिला पिला के मोटा करते और फिर उसका पुलाव बनाते। और इसी रैबिट बिरयानी की विधि से डक और चिकन बिरयानी आज भी पुदुकोट्टई पैलेस में बनाई जाती है। शिकार भले ही गैर कानूनी हो, मगर बंदूकों से खेलने के अपने पुराने शौक को राजगोपाला तुंडईमन ने एक नया रूप दिया, राइफल शूटिंग के तौर पर। तमिलनाडु की रूह बसती है यहाँ के मंदिरों और यहाँ के खाने में, और यही खाना आज इतिहास बन याद दिलाता है यहाँ पनपे राजवंशों की और उनकी संस्कृति की। आज भी चोला साम्राज्य के ऐश्वर्य और शौर्य की तरह चमकते हैं यहाँ उगे चावल के दाने। सांभर के स्वाद से याद आता है कैसे मराठा इस जमीन की तहजीब में घुले। चट्टियारों का खाना तस्वीरों की तरह याद दिलाता है कि ये लोग कहां कहां घूमे स्वाद बटोरते हुए। पुदुकोट्टई की अंग्रेजी तहजीब और डिशेस के नाम याद दिलाते हैं छठी कक्षा में पढ़ी एक कहानी की, उस ब्रिटिश राज के इतिहास की जो एक मीठी और कड़वी डार्क चॉकलेट की तरह हमारे जुबान और जहन में रहती है। ये थी कहानी तमिलनाडु के खाने की।